हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के ऑनलाइन चैनल। हमारा चैप्टर है जो कि एडवांस मैथमेटिक्स का है। क्या है? मेंसुरेशन 2D, क्षेत्रमिति 3D के बारे में, सॉरी, क्षेत्रमिति 2D के बारे में हम बात करेंगे। तो 2D और 3D दो तरह से हम पढ़ते हैं मेंसुरेशन को, ठीक है, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। पहले हम बात करेंगे 2 डायमेंशनल के बारे में, फिर हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल 3 निर्देशांक के बारे में। अभी हम बात कर रहे हैं 2 निर्देशांक की। क्या होता है 2D और 3D में डिफरेंस, पहले तो वो देखेंगे। फिर हम 2D और 3D में पढ़ना क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। फिर जो पढ़ना है उसका जितना भी थ्योरी कॉन्सेप्ट है वो सारा देखेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस पर जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिएगा, देखिए, क्षेत्रमिति की बात करूं मैं, मेंसुरेशन के बारे में बात करूं तो मेंसुरेशन क्षेत्रमिति दो तरह से हम देखते हैं। एक देखते हैं 2D और एक देखते हैं हम 3D। 2D में हम बात करते हैं किसके बारे में? 2D में बात की जाती है आपके क्षेत्रफल, मतलब एरिया, परिमाप, क्या होता है ये सब बताऊंगा मैं अभी आपको, पेरीमीटर, परिधि, सरकमफ्रेंस और लंबाई, मतलब लेंथ, चौड़ाई मतलब ब्रेड्थ, इनके बारे में बात की जाती है 2D में। 3D में हम किसके बारे में बात करते हैं? 3D में हम बात करते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के बारे में। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं क्षेत्रफल मतलब एरिया और वॉल्यूम मतलब आयतन के बारे में। ठीक है, तो ये फर्क है मोटा मोटा 2D और 3D में। अब 2D में हम पढ़ते क्या क्या है जरा उसके बारे में बात करें तो 2D में हम पढ़ते हैं आपके वर्ग मतलब स्क्वायर, आयत मतलब रेक्टेंगल, वृत्त मतलब सर्कल, अर्धवृत्त, सेमी सर्कल, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड भी कहे से तो त्रिज्यखंड मतलब सर्कुलर सेक्टर, इन सब के बारे में बात की जाती है 2D। और 3D में जब हम पढ़ते हैं तो इन्हीं का 3D फॉर्म पढ़ते हैं। जैसे कि वर्ग का हो जाएगा आपका घन मतलब क्यूब, क्या होता है सब पढ़ेंगे हम। फिर घनाभ मतलब क्यूबॉइड, फिर बेलन सिलेंड्रिकल फॉर्म, फिर शंकु मतलब कोण, फिर इसी में आगे हम देखते हैं गोला, फिर अर्धगोला, हेमीस्फेयर, फिर इसी में हम पढ़ते हैं क्या प्रिज्म, इसी में हम पढ़ते हैं क्या पिरामिड, ये सब पढ़ते हैं हम 3D में। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2D के बारे में। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में, और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात, और 3D में पढ़ेंगे जब इन सब के बारे में बात करेंगे। ये सारे टॉपिक पढ़ लिए जाते हैं तब आपका ये मेंसुरेशन जो है, क्षेत्रमिति जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो 2D और 3D में आपको फर्क समझ आ गया होगा कि 2D में इन चीजों के बारे में बात होती है, मतलब 2D इनसे रिलेटेड है, और 3D जो है वो इनसे रिलेटेड।
और 3D में पढ़ने वाले टॉपिक हमारे पास ये है और 2D में पढ़ने वाले टॉपिक्स ये है। तो ये तो एक बेसिक सा आइडिया हो गया आपके पास कि 2D और 3D में फर्क क्या है और क्या हमें इनमें पढ़ना है। अब हम स्टार्ट करते हैं 2D को और उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है उसके बारे में। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ग के बारे में, स्क्वायर के बारे में। क्या होता है वर्ग, क्या होता है स्क्वायर? तो जैसा कि हमें पता है, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति वर्ग कहलाती है, स्क्वायर कहलाती है। चारों भुजाएं जो है, चार साइड से जो एनक्लोज मतलब जो बंद शेप है वो आपका स्क्वायर होगी और चारों की चारों साइड आपकी क्या होती है, सेम होती है। तो इसको हमने बोल दिया नाम ए। तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी क्या हो गया, ए। तो ए यहाँ पर क्या हो गया, ए हो गई इसकी साइड मतलब भुजा। तो क्या जिसकी चारों भुजाएं चारों साइड सेम हो वही स्क्वायर होता है क्या? नहीं, इसके आगे भी एक प्रॉपर्टी लगती है, वो ये कि इसके जो विकर्ण है, डायगोनल्स हैं, वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो अगर इस पूरे को नाम दिया जाए पी क्यू आर और एस, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूं कि जो आपका पी आर मतलब डायगोनल फर्स्ट बराबर होगा क्यू एस के मतलब डायगोनल सेकंड। इसका मतलब ये दोनों ही आपके विकर्ण हैं जिनको हम डायगोनल्स कहते हैं वो, और दोनों ही विकर्ण आपस में लंबाई में क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, चलिए फिर जो एंगल है आपका ये P, ये S, ये Q और ये R, ये एंगल भी कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। तो एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एंगल S बराबर है और वो फिक्स है, बराबर किसके हैं, 90 डिग्री। तो ये गुण होते हैं आपके, ये प्रॉपर्टीज होती है आपके किसकी, किसी भी स्क्वायर के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके जो क्षेत्रफल है, इसका जो परिमाप है, इसका जो विकर्ण है, उनके बारे में। मतलब इसका जो एरिया है, इसका जो पेरीमीटर है, इसका जो डायगोनल होता है, वो कैसे निकाला जाता है और क्या होता है उसके बारे में। तो देखिएगा, बात करें अगर, सबसे पहले मैं बात करूं इसके एरिया मतलब इसके क्षेत्रफल के बारे में। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल होता है इसका भुजा स्क्वायर। जैसे कि हम कोई प्लॉट देखने जाते हैं, तो प्लॉट अगर वो रेक्टेंगुलर शेप में है, इस तरीके से आयताकार है, तो हम ये बोलते हैं उसकी लंबाई है फॉर एग्जांपल 40 और ये उसकी चौड़ाई है फॉर एग्जांपल 20। तो कोई पूछता है प्लॉट किस साइज का है, मतलब उसका एरिया पूछ रहे एक तरह से, तो हमारा जवाब क्या रहता है कि 40 × 20 का है, मतलब 40/20 का। तो इसका मतलब हम उसका एरिया बता रहे हैं, तो हमने लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लीकेशन करके बताया। तो वही चीज जब वही प्लॉट आपका रेक्टेंगुलर शेप में ना होकर स्क्वायर शेप में होता है, इस तरह से होता है अगर, जिसकी लंबाई भी 40 है, चौड़ाई भी 40 है, तो हमें कोई पूछता है उस प्लॉट की साइज क्या है, तो हमारा जवाब क्या रहेगा, जैसे इसके लिए 40/40 बोलेंगे हम। तो 40/40 मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई ही बोला, बस फर्क इतना है, लंबाई और चौड़ाई इस रेक्टेंगुलर शेप में आयताकार में अलग अलग था और वहां पर लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम। तो 40 × 40 मतलब एक तरह से 40 का स्क्वायर हो गया। तो 40 क्या है, इसकी साइड है, इसकी भुजा है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी वर्ग के लिए जो क्षेत्रफल होता है उसकी भुजा का स्क्वायर होता है और भुजा को हमने ए माना है, तो ए का स्क्वायर। चलिए फिर बात करते हैं इसके विकर्ण की। तो अगर विकर्ण के बारे में बात करूं तो इसका विकर्ण क्या होगा, विकर्ण आप, दो विकर्ण है आपके पास, एक तो पी आर और एक क्यू एस, दोनों में से कोई भी विकर्ण ले लीजिए, दोनों की लंबाई आपस में बराबर होगी, बराबर होगी तभी तो ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो क्या होगा किसी भी एक विकर्ण का मान। मैं बात करता हूं इस पी आर के बारे में, तो पी आर के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैंने ये ट्राइंगल ले लिया पी एस आर, ये मैंने त्रिभुज लिया और ये त्रिभुज है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे क्या निकालना है, ये हाइपोटेन्यूस निकालना है। समकोण त्रिभुज में मुझे ये कर्ण निकालना है। मुझे लंब पता है और आधार पता है, परपेंडिकुलर पता है और बेस वैल्यू पता है। ये हाइपोटेन्यूस कर्ण का मान निकालना है, जो कि इस वर्ग का क्या है, आपका विकर्ण। तो कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पी आर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण क्या हो जाएगा,
विकर्ण हो जाएगा आपका रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसका हल आप देखोगे, रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना 2a स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो ए बन जाएगा और अंदर रह जाएगा 2। तो मैं फाइनली कह दूंगा विकर्ण का मान आ गया a√2। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसी तरह से आगे की। विकर्ण आ गया, क्षेत्रफल आ गया, अब बात करते हैं इसका जो परिमाप होता है, जो पेरीमीटर है, उसके बारे में। तो परिमाप चाहे आप इसका निकालो या किसी भी आकृति का निकालो, किसी भी शेप का निकालो, परिमाप मतलब होता है किसी भी एक बिंदु से आप चलना शुरू कीजिए और उसकी बाउंड्री पर घूमते हुए वापस उसी बिंदु तक चलने में जितनी आप दूरी तय करते हैं, जो भी आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, वो डिस्टेंस का टोटल ही आपका क्या कहलाता है, उसका पेरीमीटर परिमाप कहलाता है। तो मैंने P बिंदु से चलना शुरू किया, मैं इधर गया A, इधर A, फिर से A, फिर से A, A प्लस A प्लस A प्लस A कितना हो गया 4A, तो मेरा परिमाप हो गया 4A। और तीनों में जो A है उसका मतलब है क्या, उस वर्ग, उस स्क्वायर की साइड मतलब भुजा। ठीक है, चलिए अब ये की ये बातें हम बात करते हैं किसमें, आयत के लिए, रेक्टेंगल के लिए। तो क्या होगा रेक्टेंगल के लिए, देखिएगा दूसरा हम देखते हैं आयत। आयत मतलब रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं, अपोजिट साइड्स क्या हो, सिमिलर हो, सेम हो। ठीक है, तो ये हो गया L, तो ये भी L, ये B, तो ये भी B। L का मतलब यहां पर किससे है, लेंथ से, मतलब लंबाई से, और B का मतलब किससे है, ब्रेड्थ से, मतलब चौड़ाई से। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई होती है, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि आयत की लंबाई हमेशा ज्यादा होगी किससे, चौड़ाई से। लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन ब्रेड्थ। ठीक है, चलिए हर एक अंतः कोण उसकी तरह इसमें भी कितना होगा, 90 डिग्री का। जैसे कि इसको नाम दे दें हम P, Q, R और S, तो इसका मतलब एंगल P बराबर Q बराबर R बराबर S, और वो भी बराबर फिक्स है किसके, 90 डिग्री के ही हो, 90 डिग्री के ही हो। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स की, विकर्णों की संख्या की बात करूं तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इसमें भी कितने होंगे, 2 ही होंगे, और दोनों ही विकर्ण आपस में क्या होंगे, बराबर। ठीक है, इसका मतलब पी आर इज इक्वल्स टू क्या, क्यू एस, और ये क्या है, इसके विकर्ण है, और आप देख सकते हैं दोनों ही विकर्ण आपस में क्या है, बराबर। तो फर्क क्या है, स्क्वायर और रेक्टेंगल में सिर्फ इतना ही फर्क है कि स्क्वायर की हर एक साइड एक दूसरे के बराबर होती है, जबकि रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड ही आपस में बराबर होती है। ठीक है, चलो इसके लिए भी अब ये बात कर लेते हैं जो हमने यहाँ पर निकाला था। तो बात करते हैं सबसे पहले इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल। एरिया होगा क्या, वही मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया था किसी प्लॉट के लिए। अगर प्लॉट की साइज पूछता है तो हम क्या बोलते हैं, लंबा इंटू चौड़ाई 40/20 का है, तो इसका मतलब L इंटू बी। चलिए फिर हम बात करते हैं डायगोनल की, विकर्ण के बारे में। तो विकर्ण क्या होगा, आप देख सकते हैं P से R पहला विकर्ण, Q से S दूसरा विकर्ण। तो हम बात कर सकते हैं P से R आपका फर्स्ट विकर्ण है, तो आप दोनों में से कोई सा भी विकर्ण निकाल लीजिए, एक ही बात है। तो दोनों में से आप कोई सा भी विकर्ण निकालोगे, दोनों की लंबाई आपस में बराबर है, तो मैंने ले लिया पी एस आर, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज। तो इस पी एस आर में मैं देख सकता हूं सीधा सीधा कि ये परपेंडिकुलर और ये बेस वैल्यू, ये लंब और आधार पता है हमें, पी आर मतलब इसका कर्ण निकालना है, राइट एंगल ट्राइंगल का समकोण त्रिभुज का हाइपोटेनस निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा तो रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, विकर्ण। ठीक है, फिर बात करते हैं हम किसकी, परिमाप की, जिसे पेरीमीटर कहते हैं उसकी। तो जैसा कि आपको पता है परिमाप मतलब किसी भी एक बिंदु से चलना शुरू कीजिए, उसकी बाउंड्री पर घूमते हुए वापस वहां पर पहुंचने के लिए तय की गई दूरी उसका परिमाप कहलाती है। मैंने चलना शुरू किया फॉर एग्जांपल यहां से,
इधर गया L, इधर गया B, इधर गया L, इधर गया B, तो कितना चला L प्लस B प्लस L प्लस B, 2 टाइम्स L और 2 टाइम B, तो इसका मतलब क्या हो गया 2L प्लस 2B, 2 बाहर ले लेंगे, अंदर बच जाएगा L प्लस B। ये दोनों के लिए 3 फॉर्मूले जो हमने देखे। ठीक, अब हम बात करते हैं व्रत, अर्धव्रत और त्रिज्यखंड, सर्कल, सेमी सर्कल और सर्कुलर सेक्टर के बारे में। फिर जो इसके क्वेश्चन है उन्हें स्टार्ट करते हैं। चलिए तीनों के लिए एक साथ ही देखते हैं, देखिएगा किस तरीके से समझना है इनको। जैसे कि सर्कल वृत्त के लिए बात करें, फिर हम बात करेंगे यहीं पर अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्कल के लिए, फिर हम बात करेंगे त्रिज्यखंड सर्कुलर सेक्टर के लिए। ठीक है, चलिए कैसे करना है, कैसे देखिए, तीनों के लिए सेम फॉर्मूले लगेंगे, कोई फर्क नहीं। जैसे कि मैं सर्कल के बारे में बात करूं, अगर इसकी आकृति हम बनाएं तो क्या होगी, इस तरह से होता है। ठीक है, पूरा गोल एकदम, एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर काटा गया संपूर्ण चाप क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। और वह निश्चित बिंदु उस वृत्त का केंद्र कहलाता है, वह निश्चित दूरी उस वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, और वह संपूर्ण चाप की लंबाई उस वृत्त की परिधि कहलाती है। ठीक है, इसका मतलब एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पर जो कंप्लीट आर्क जो है कट किया जाए वो आपका सर्कल कहलाता है, और वो फिक्स पॉइंट आपका कहलाता है उसका सेंटर, और वो फिक्स डिस्टेंस आपके कहलाती है उसकी रेडियस, और कंप्लीट लेंथ ऑफ द आर्क जो है वो आपके कहलाती है उसकी सरकमफ्रेंस। ठीक है, और इसे हम कहते हैं सेंटर, तो ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं केंद्र को। अब देखिएगा, ये तो इसका डायग्राम हुआ है सिर्फ। अभी सेमी सर्कल के बारे में बात करें तो सेमी सर्कल के लिए भी डायग्राम बना सकते हैं। इसका आधा बनेगा, तो इसका आधा मतलब इस तरीके से, ये हो गया इसका केंद्र O, ये होगी त्रिज्या R, इधर भी ले लो, ये भी त्रिज्या R। ठीक है, फिर सर्कुलर सेक्टर के बारे में, त्रिज्यखंड के बारे में बात कर लें तो त्रिज्यखंड के लिए देखें तो त्रिज्यखंड क्या होगा, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ये जो वृत्त दिख रहा है, इस वृत्त में से अगर हम कोई सा भी इस तरीके से एक टुकड़ा बाहर निकाल ले तो ये आपका क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड। अब वो त्रिज्यखंड बड़ा या छोटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अभी मैंने जो बाहर निकाला है वो निकाला है इतने डिग्री, यही अगर इस तरह से निकालता तो कितने डिग्री का निकलता, इतने डिग्री का निकलता। ठीक है, तो हम कह सकते हैं त्रिज्यखंड की आकृति के बारे में कि त्रिज्यखंड की आकृति क्या होगी आपके इस तरीके की, जैसे कि ये पूरा वृत्त है, इस पूरे वृत्त में से हमने ये वाला भाग बाहर निकाल दिया, कौन सा, ये, तो ये आपका क्या हो गया, जो रेड वाला दिख रहा है ये आपका हो गया त्रिज्या। ठीक है, इसे हम कहते हैं सर्कुलर सेक्टर। चलिए, तो फिर ये बाकी वाला तो काम का नहीं है, हटा देते हैं इसको। ये लीजिए, ये हो गया केंद्र O, ये इसकी त्रिज्या R, और ये यहां से यहां तक जो है ये हो गई इसकी चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क। चलिए अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ये आकृति, ये आकृति, ये आकृति तीनों सेम है। आप कहेंगे तीनों सेम कहां से, तीनों अलग है, बिल्कुल। ये त्रिज्यखंड है, यहाँ पर बनने वाला कोण कितना है अंदर पता नहीं, वो थीटा है। क्वेश्चन में अलग अलग होता है, किसी में 20 बोल देता है, किसी में 60 बोल देता है, किसी में 80 बोल देता है, किसी में कुछ भी कह देता है। तो अंदर वाला जो एंगल है, सेंटर पर, केंद्र पर बनने वाला कोण, उसका मान त्रिज्यखंड सर्कुलर सेक्टर में हमें पता नहीं है। लेकिन जब यही सेमी सर्कल बनता है तो हमें पता है कि इस थीटा का मान कितना होगा, फिक्स है, 180 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये जो अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल है, एक तरह से त्रिज्यखंडी हुआ। बस इसमें थीटा पता नहीं था, इसमें थीटा पता है 180। तो जो ये आकृति इस तरीके से बन रही थी, ये वाली लाइन अब यहां से कहां आ गई, यहां पर, तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का बन गया, 180 डिग्री का। तो फिर ये आकृति पूरी की पूरी हम देख सकते हैं इस तरीके की बन जाएगी। लेकिन
त्रिज्य खंड में वो एंगल नहीं पता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अर्धवृत्त भी एक तरह का त्रिज्य खंड ही है, बस वो एंगल जो थीटा पता नहीं है वो अर्धवृत्त की स्थिति में पता चल जाता है कि 180 डिग्री है, इसीलिए इस त्रिज्य खंड को स्पेशल नाम दे देते हैं जो कि है अर्धवृत्त। ठीक है, चलिए ये चीज इसलिए बता रहा हूं ताकि तीनों के फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रह सके। यही जब मैं सर्कल वृत्त के बारे में बात करूं तो इसको भी मैं एक तरह का त्रिज्य खंड कह सकता हूं, क्योंकि यहां पर केंद्र पर बनने वाला कोण जो है वो वहां थीटा पता नहीं है, यहाँ थीटा 180 पता है तो उसको त्रिज्य खंड को नाम दे दिया अर्धवृत्त। और यही यहाँ पर थीटा पता है, पूरा बन रहा है, और पूरा कितना 360 डिग्री का, तो इसका मतलब उसी त्रिज्य खंड को नाम दे दिया हमने क्या, वृत्त। तो जो फॉर्मूलाज आपके त्रिज्य खंड सर्कुलर सेक्टर के होंगे वही सारे फॉर्मूलाज अर्धवृत्त के सेमी सर्कल के होंगे, वही सारे फॉर्मूलाज वृत्त सर्कल के होंगे। बस फर्क इतना है त्रिज्य खंड में एंगल हमें पता नहीं, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होगा, और वही अर्धवृत्त होगा तो वो एंगल 180 डिग्री बन जाएगा, और वही वृत्त होगा सर्कल होगा तो वो एंगल 360 डिग्री बन जाएगा। तो क्या फॉर्मूलाज है देखते हैं हम। देखिएगा सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे पहले हम बात करेंगे जो इसका चाप है उस चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का मतलब यहां से शुरू हो रहा है आर्क, आर्क मतलब जो चाप हम काटते थे इस तरीके से, ये चाप जो हम काटते थे इसकी लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी लंबाई के बारे में बात कर रहा है तो मैं देख सकता हूं कि यहां से शुरू होकर यहां जा रही है, तो इसको नाम दे दिया हमने P और इसको नाम दे दिया Q। तो P से Q तक की लंबाई जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो आपका एक तरह से सर्कुलर पाथ है, वृत्ताकार पथ है, चाहे थोड़ा ही है लेकिन है तो सही घुमावदार। उस चाप की लंबाई लेंथ ऑफ आर्क हम निकाल रहे हैं। तो चाप की लंबाई क्या होगी, जिसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ आर्क, उसके लिए फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, वही फॉर्मूला यहां काम आएगा वही यहां काम आएगा। तो देखिए लेंथ ऑफ आर्क वो होता है आपका 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। 2 का मतलब 2, पाई का मतलब 22/7, आर मतलब रेडियस, और थीटा जो एंगल यहाँ होगा वो अभी पता नहीं है, क्वेश्चन में पता होगा तो वो रख लेंगे, अपॉन 360 हमारा लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा। चलिए इधर भी फिर लेंथ ऑफ आर्क होगी बिल्कुल। तो जो लेंथ ऑफ आर्क है, जो चाप की लंबाई है वो क्या होगी, वही जो वहां पर है, बस एंगल की वैल्यू हमें पता है, तो एंगल की वैल्यू हम लिख लेंगे कितना, 180। 2 पाई आर थीटा, थीटा का मान कितना है 180 अपॉन 360। तो मैं 180 से 360 टू टाइम्स कैंसिल कर सकता हूँ, 2 से ये 2 गया, तो फाइनली आंसर आया पाई आर। ठीक है, चलिए इधर अगर मैं बात करूं लेंथ ऑफ आर्क की, चाप की लंबाई की, तो जो लेंथ ऑफ आर्क है वो क्या होगा, हम देख सकते हैं यहां पर चाप कौन सा था, ये जो सर्कुलर पाथ है P से Q, यहां पर चाप कौन सा होगा, यही जो सर्कुलर पाथ है, कहां से शुरू हो रहा है, यहां से P, और कहां तक जा रहा है, इस तरीके से घूमता हुआ यहां तक। तो ये यहाँ पर जो सर्कुलर पाथ है वो क्या होगा, मान लेते हैं इस बिंदु से शुरू हुआ P, घूमता हुआ जो सर्कुलर पाथ, जो घुमावदार पथ है वो तो मैं देख रहा हूँ ये पूरा ही है, तो खत्म कहाँ हुआ, इसी बिंदु पर, तो इसी बिंदु को हमने Q कह दिया, तो P से Q ये पूरा हमने निकालना है। तो वो रहा फॉर्मूला आपके सामने, तो लगा देते हैं 2 पाई आर थीटा, थीटा मतलब 360 जो कि दिख रहा है हमें, अपॉन कितना कर रहे हैं 360 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये 360 से ये 360 गया, तो लेंथ ऑफ आर्क जो है, चाप की लंबाई कितनी आ गई, 2 पाई आर आ गई। चलिए अब दूसरा निकालते हैं इसमें, दूसरा फॉर्मूला, इसका क्षेत्रफल एरिया, एरिया जो है उसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब इसमें तो थीटा पता नहीं है, जो भी होगा वो लगा देंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बस वही फॉर्मूला याद रखना, बाकी इन दोनों के उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूलाज आ जाएंगे। तो दूसरा यहाँ पर फॉर्मूला हम काम में ले रहे हैं क्षेत्रफल मतलब एरिया का, क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा हमें पता है कितना 180 अपॉन 360, तो ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है। चलिए इधर बात कर लेते हैं हम एरिया मतलब क्षेत्रफल के बारे में।
तो क्षेत्रफल एरिया क्या होगा, वही जो हमने वहां पर यूज किया है, पाई आर स्क्वायर थीटा। थीटा हमें पता है कितना, 360, और नीचे फॉर्मूले में कितना है, 360। तो 360 से 360 गया तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी तक हमने चाप की लंबाई लेंथ ऑफ आर्क और जो एरिया है इन तीनों के लिए वो हमने देख लिया। फॉर्मूले वही काम में लिए हैं, बस इसमें थीटा 180 और इसमें थीटा 360 डिग्री रखा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं लास्ट जो फॉर्मूला बनता है उसके बारे में। लास्ट बनता है आपकी इसकी परिधि का। परिधि मतलब इसकी सरकमफ्रेंस। तो परिधि जो कि हमने अभी तक वर्ग और आयत में, स्क्वायर और रेक्टेंगल में परिमाप कहा था, वही चीज परिधि है। बस वहां पर परिमाप पेरीमीटर कहते हैं और यहाँ परिधि सरकमफ्रेंस बन जाती है। बाकी मीनिंग दोनों का वही है। और मीनिंग क्या है जो कि मैं आपको दिखा सकता हूं, देखिए किसी एक बिंदु से चलना शुरू कीजिए, इसकी बाउंड्री पर घूमकर वापस यहीं पर आने में जितनी आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वही आपका क्या होता है, उसका परिधि होता है। और स्क्वायर और रेक्टेंगल में वही पेरीमीटर होता है। ठीक है, परिधि मतलब सरकमफ्रेंस। तो मैंने चलना शुरू किया फॉर एग्जांपल कहां से, इस पी बिंदु से। तो मैं पहुंचा पहले तो क्यू पर, तो पी से क्यू चला। तो पी से क्यू तो क्या है, मेरे चाप की लंबाई लेंथ ऑफ आर्क, जो कि कितनी है, 2 पाई आर थीटा बटा 360। ठीक है, लेकिन मुझे तो वापस P तक पहुंचने में जितनी दूरी तय करूंगा वही मेरी सरकमफ्रेंस होगी। तो P से Q की डिस्टेंस तो ये रही। अब Q से मैं पहुंचा O पर तो R चला, फिर O से P पर पहुंचा तो R और चला, तो R और R कितना हो गया, 2R। तो फाइनली जो सरकमफ्रेंस है, जो परिधि है, वो कितनी निकल कर आ गई, 2 पाई आर थीटा बटा 360 प्लस 2R। प्लस 2R क्यों, क्योंकि P से Q तक इतना चला हूं, Q से OR चला हूं, O से P फिर से R चला हूं, तो R और R कितना, 2R। इधर आ जाते हैं इसके लिए। तो इसके लिए बात करेंगे तो इसमें भी किसी एक बिंदु मान लेते हैं, इस बिंदु से चलना शुरू किया मैंने। तो इस बिंदु से मैं P से Q तक चला, तो कितना चला, जितना इस चाप की लंबाई लेंथ ऑफ आर्क थी, और वो कितनी है, पाई आर। लेकिन अभी तो मुझे P तक वापस पहुंचना है। तो P तक वापस पहुंचना है तो Q से O जाऊंगा तो कितना होगा R, O से P जाऊंगा तो कितना होगा R, तो R प्लस R कितना, 2R। तो पाई आर प्लस 2R मेरा आंसर हो जाएगा सरकमफ्रेंस का। तो परिधि निकाल लेते हैं कितनी आ रही है। तो परिधि आ जाएगी आपके P से Q पाई आर, जो लेंथ ऑफ आर्क है, चाप की लंबाई है, प्लस Q से O R और O से P R, R और R 2R। ठीक है, चलिए बात करते हैं जो व्रत है उसके बारे में। इसके लिए अगर मैं बात करूं परिधि सरकमफ्रेंस के बारे में, क्या होगा, किसी एक बिंदु से चलना शुरू कीजिए, उसकी बाउंड्री पर घूमकर वापस वहीं तक पहुंचने में जो आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वही आपकी क्या कहलाती है, उसकी सरकमफ्रेंस कहलाती है। मैंने यहां से चलना शुरू किया तो इसकी बाउंड्री पर इस तरह से घूम रहा हूं, तो इस तरह से घूमते हुए वापस यहां तक पहुंचने में मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, P से Q तक पहुंचने में मैंने ट्रेवल की डिस्टेंस जितनी इसकी लेंथ ऑफ आर्क है, चाप की लंबाई है, उतनी। तो इसका मतलब परिधि का मान वही होगा जो चाप की लंबाई है, और चाप की लंबाई क्या है, 2 पाई आर। और चाप की लंबाई हम यहाँ पर कह सकते हैं कितना, 2 पाई आर। तो आप देख रहे हैं जो चाप की लंबाई थी वही आपके क्या आ रही है, यहाँ पर परिधि आ रही है, किसमें, वृत्त में, सर्कल में। तो जब इसकी डेफिनेशन बोली थी तब मैंने कहा था आपको, किसी एक बिंदु से निश्चित दूरी पर काटा गया संपूर्ण चाप क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है, और उस संपूर्ण चाप की लंबाई क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। तो संपूर्ण चाप की लंबाई ही परिधि, सरकमफ्रेंस। ठीक है, चलिए तो ये फॉर्मूलाज हो गए इनके लिए। अब देखिएगा एक छोटी सी चीज है जो कि आपको पता होगा वैसे, क्या है वो छोटी सी चीज जो कि हमें देखनी है ताकि आगे दिक्कत नहीं आए। ये है इसकी रेडियस, जिसको मैं आर से लिख रहा हूं। तो ये भी क्या है, यहां से यहां तक इसकी रेडियस, जिसको भी आर से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब आर और आर 2R, ये होता है इसका डायामीटर। डायामीटर मतलब इसका व्यास। व्यास का मान कितना होता है किसी भी वृत्त सर्कल के लिए, त्रिज्या का 2 गुना 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो त्रिज्या के 2 गुने को हम क्या कहते हैं, उस वृत्त का व्यास कहते हैं। ये तो उसकी वैल्यू हो गई व्यास की, 2R, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। अगर व्यास की डेफिनेशन देखनी है आपको,
मतलब परिभाषा देखनी है तो वो क्या होगी, तो देखिएगा जैसे कि ये आपके सामने एक वृत्त बन गया, ये हो गई इसकी रेडियस, ये भी हो गई इसकी क्या रेडियस, तो ये डायामीटर, डी फॉर डायामीटर मतलब व्यास, जो कि रेडियस का दुगना हो गया और दिख भी रहा है। लेकिन अगर डायामीटर होता क्या है ये पूछा जाए तो डायामीटर क्या होगा देखिएगा, जैसे कि ये कोई वृत्त है, इसमें हमने एक ये लाइन खींची है, ठीक है, ये है इसका केंद्र O, और ये लाइन जो हमने ड्रॉ की है, इस लाइन को नाम दे दिया A और इसको दे दिया हमने B। तो A से B, ये क्या है, इस वृत्त की जीवा है। जीवा मतलब इसकी कोड। जीवा क्या होता है किसी भी वृत्त की, किसी भी वृत्त की जीवा उस वृत्त के अंदर खींची गई सीधी लाइन जिसके दोनों किनारे उस वृत्त की परिधि सरकमफ्रेंस को टच करते हो, स्पर्श करते हो, वह सीधी लाइन उस वृत्त की जीवा कहलाती है, कोड कहलाती है। तो व्यास क्या होगा, डायमीटर क्या होगा, डायमीटर होगा किसी भी वृत्त के लिए लॉन्गेस्ट कोड, मतलब सबसे बड़ी जीवा जो होती है किसी भी वृत्त की, वो क्या कहलाती है, उसका व्यास कहलाती है। तो इसका मतलब इस वृत्त के लिए सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी, इस वृत्त के लिए सबसे बड़ी जीवा होगी जो इसके केंद्र से होकर निकलेगी, जो कि आपके सामने ये रही, और जो केंद्र से होकर निकलेगी वही सबसे बड़ी जीवा होगी, और सबसे बड़ी जीवा ही इसका व्यास होगी, और व्यास का मान जो है वो त्रिज्या का 2 गुना होगा। क्यों, क्योंकि और आप कहीं पर भी जीवा बना लीजिए, ये जो आपको दिख रही है केंद्र से होकर निकलने वाली, इससे सबकी सब क्या है, ये छोटी है, चाहे आप ऐसे बना लीजिए कैसे भी बना, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है जीवा ये पता चला, कोड क्या होता है व्यास डायमीटर वो पता चला, और क्या उसकी वैल्यू होती है वो हमने देखी। अब बात करते हैं जो हमारे क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के बारे में, तो किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे उनके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ग है, स्क्वायर है आपके पास एबीसीडी, तो इस स्क्वायर एबीसीडी का विकर्ण है एसी, जिसकी लंबाई आपको दे रखी है 5.2 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमें पूछ रहा है। चलिए बना लेते हैं सबसे पहले वर्ग स्क्वायर। ये हमने बनाया है स्क्वायर जिसकी नाम हमें दे रखा है एबीसीडी, इसका विकर्ण है एसी, तो ये हो गया इसका डायगोनल, जिसकी लंबाई है 5.2, ये इसकी वैल्यू है 5.2। हमें पूछ रहा है इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, तो एरिया हमें पता है क्या होता है, एरिया होता है साइड का स्क्वायर। अब साइड पता होती तो अभी स्क्वायर करके आंसर कर लेते, लेकिन साइड नहीं पता है, हमें क्या पता है, डायगोनल पता है, और डायगोनल की जो वैल्यू होती है, विकर्ण का जो मान होता है, वो विकर्ण का मान हमें पता है कितना होता है, भुजा इंटू रूट 2, साइड इंटू रूट 2, जो कि हमें दे रखा है कितना 5.2 के बराबर। तो इसका मतलब यहां से मैं साइड ले सकता हूं जो कि आ रही है 5.2 अपॉन रूट। तो अब मेरे पास साइड आ चुकी है, भुजा आ चुकी है, मुझे एरिया निकालना है, तो करना क्या है, भुजा का स्क्वायर ही तो करना है। तो 5.2 अपॉन रूट 2, उसका कर लेते हैं हम क्या, स्क्वायर। तो कर लेते हैं, तो 5.2 मल्टीप्लाई 5.2 और रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, केवल 2, तो ये लीजिए, बस हो गया हमारा काम। तो 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, कितना है वो 52, तो 52 है तो ये हो गया कितना 26, और पॉइंट के तौर पर 2.6। अब 52 और 26 का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, और पॉइंट के बाद एक और पॉइंट के बाद एक, मतलब टोटल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हो गई, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ जाएगी। तो कर लेते हैं, तो 52 और 26 का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, पीछे तो 2 आएगा, तो 2 तो तीनों में ही आ रहा है, तो ले लेते हैं 52 और 26, 6 का 2 से कितना 12, 30, और ये कितना 4, 4 और 1 कितना 5, 3, 5 का 2 से फिर ये कितना 13, तो 13.52 जो कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और आपको क्या पूछ रहा है, एरिया, तो उसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, और हिंदी में लिखें तो वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन मैच कर रहा है आपका कौन सा, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में।
क्या कह रहा है दूसरा सवाल देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि दो वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर हैं। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। दो वर्गों के परिमाप है, तो फर्स्ट वाला जो स्क्वायर है उसकी भुजा हमने मान ली क्या ए, साइड हमने मान ली ए, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा 4a। यही देखा था हमने 4a। देख लीजिए स्क्वायर के लिए और इन दोनों के लिए हमने पेरीमीटर देखा था, जो कि ये रहा आपके नीचे कितना 4a ये लिखा हुआ। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। ये आपको दे रखा है कितना 24, तो इसका मतलब आप निकाल सकते हो जो फर्स्ट वाला आपका स्क्वायर है उसकी जो साइड है वो कितनी हो गई, ये चला गया 6 बार, तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर फर्स्ट वाले स्क्वायर की साइड आ चुकी। सेकंड वाला जो स्क्वायर है जो वर्ग है उसकी भुजा हमने मान ली क्या है, साइड क्या है बी, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा 4b, जो कि आपको दे रखा है किसके बराबर 32 के बराबर। तो यहां से आप इसकी साइड भी निकाल सकते हो, तो इसकी साइड भी हमने निकाल ली, जो कि कितना हो गया, ये हो गया आपके 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फर्स्ट वाले के लिए साइड आ चुकी है, सेकंड वाले के लिए साइड मतलब भुजा आ चुकी है। आपको कह रहा है इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो एक कोई तीसरा स्क्वायर है जिसकी भुजा हम मान लेते हैं, उसकी भुजा क्या है हमारे, उसकी भुजा है सी, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा सी स्क्वायर। और ये सी स्क्वायर जो इसका क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, ये जो दोनों वर्ग हैं इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो इसकी भुजा कितनी है 6, तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल एरिया क्या होगा, भुजा का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना 36, ये इसका एरिया हो गया। और 8 भुजा वाले का क्या होगा, 8 का स्क्वायर कितना 64, तो ये इसका एरिया होगा। तो 36 और 64 इनको जोड़ लेता हूं, तो जो तीसरा स्क्वायर है तीसरा वर्ग है उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो 64 और 36 इनको जोड़ा तो कितना हो गया 100। तो इसका मतलब तीसरा वाला जो स्क्वायर है जो वर्ग है जिसकी भुजा सी मानी है, तो सी का स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर इसका एरिया, और इसका एरिया इन दोनों एरिया के टोटल के बराबर है, तो इन दोनों का एरिया का टोटल आया 100। तो यहां से तीसरे वाले वर्ग की भुजा आ गई, तो 100 का स्क्वायर रूट कर लेंगे तो कितना 10, तो वो भुजा आ गई कितनी 10। ठीक है यहां तक। तो 10 सेंटीमीटर केवल भुजा ही है, आपको पूछ रहा है तीसरे वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप क्या होता है किसी भी स्क्वायर के लिए 4 इंटू भुजा, तो भुजा आ चुकी है कितनी 10, तो इसका 4 से गुणा कर लेंगे, तो 4 इंटू 10 करेंगे तो आंसर होगा 40 सेंटीमीटर, जो कि मैं देख सकता हूं दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 के बारे में। तीसरा क्या कह रहा है देखिए, तीसरे के बारे में बात करें तो हम यहां देख सकते हैं कि 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिएगा 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का, तो थोड़ा सा यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। वो क्या है, जब वर्ग के अंदर वृत्त होता है, वृत्त के अंदर वर्ग होता है, आयत के अंदर वृत्त होता है और वृत्त के अंदर आयत होता है। मतलब सर्कल में अगर स्क्वायर हो, स्क्वायर में अगर सर्कल हो, सर्कल में अगर रेक्टेंगल हो और रेक्टेंगल में अगर सर्कल हो, तो किस तरीके से हम काम करते हैं। तो कॉम्बिनेशन जो है वो देखते हैं हम। वर्ग में वृत्त, सर्कल इन स्क्वायर, जैसे कि वर्ग में वृत्त है तो ये वर्ग, ठीक है अच्छे से बना लेते हैं। ये है आपका वर्ग स्क्वायर जिसकी भुजा है ए। इसमें आपको बड़े से, अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अगर अभी हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देख रहे हैं फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसमें हमें बड़े से बड़ा क्या बनाना है, सर्कल बनाना है, वृत्त बनाना है। तो बड़े से बड़ा वृत्त तो इस तरीके से ये बनेगा, बन गया। तो अब आप देख सकते हो ये इसका केंद्र हो गया, ये इसकी रेडियस हो गई, ये भी इसकी रेडियस हो गई, ये हो गया आर और ये हो गया आर। तो जैसे ही ये डायग्राम आपके सामने आया, तो
तो आपको एक बात का पता चल गया कि जब कभी भी किसी भी वर्ग में बड़े से बड़ा वृत्त बनाया जाएगा तो उस वृत्त, उस सर्कल का जो डायामीटर होगा, जो व्यास होगा, जो कि है 2r, वो हमेशा बराबर होगा उस स्क्वायर की भुजा के साइड के बराबर, उस वर्ग की भुजा के बराबर, उस स्क्वायर के साइड के बराबर, क्योंकि ये है इसका डायामीटर और ये है इसकी साइड, तो दोनों की लंबाई बराबर है, तो 2r बराबर हो गया किसके, यहाँ पर e के। तो ये रिलेशन हमें ध्यान रखना, ठीक है। चलिए और देखते हैं सेकंड कॉम्बिनेशन क्या बनता है। यहाँ पर वर्ग में वृत्त बनाया। अब बात करते हैं जब कभी भी हम आयत में वृत्त बनाएंगे तो मतलब सर्कल इन रेक्टेंगल। देखिए किस तरीके से, ये बन गया आपका रेक्टेंगल, ठीक है। ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेड, ठीक है, ये लंबाई और ये चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए हमें सर्कल बनाना है किसमें, रेक्टेंगल में। आयत में हमें क्या बनाना है, वृत्त बनाना है, और वृत्त भी बड़े से बड़ा बनाना है। तो बड़े से बड़ा वृत्त बनाना है तो क्या इस तरीके से बनेगा क्या, नहीं, ये तो अंडाकार आकृति होगी, एलिप्स बन रहा है एक तरह से। हम बात कर रहे हैं किसकी, वृत्त की, वृत्ताकार सर्क्यूलर जो आपकी ये शेप है, मतलब सर्कल वाली जो शेप है उसके बारे में। तो ये तो एलिप्स बन रहा है, अंडाकार बन रहा है, ये नहीं बनेगा। तो इसका मतलब कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो क्या देख सकते हैं हम ये देख सकते हैं कि जब कभी भी आयत में आप बड़े से बड़ा वृत्त बनाओगे, जब कभी भी आप रेक्टेंगल में बड़े से बड़ा सर्कल बनाओगे, तो उस समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो उस सर्कल का, उस वृत्त का डायामीटर होगा, जो कि 2r है, वो बराबर होगा इसकी चौड़ाई के ब्रेड्थ के, ना कि इसकी लंबाई के। अगर इसकी लंबाई के बराबर कर दिया हमने तो कैसी आकृति बन जाएगी, कैसी शेप बन जाएगी, इस तरीके की शेप बन जाएगी। और ये वृत्त नहीं है, ये अंडाकार आकृति है, इलिप्स बन रहा है, ठीक है। तो ये एक और नोटिस हमें ध्यान रखना है क्या, कि जब कभी भी आयत में आप वृत्त बनाए बड़े से बड़ा, तो उस वृत्त की, उस सर्कल की जो डायामीटर होगी, जो व्यास होगी, उसकी चौड़ाई के बराबर होगी, ठीक है। चलिए तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बनता है वो भी जरा देख लेते हैं। देखिएगा, वर्ग में वृत्त कर लिया, वृत्त में वर्ग बना लेते, स्क्वायर इन सर्कल, ठीक है। वृत्त में वर्ग मतलब स्क्वायर बनाना है किसमें, सर्कल बना लेते हैं। कैसे, देखिए ये हो गया आपका सर्कल, वृत्त बन गया। इसमें वर्ग बनाना है बड़े से बड़ा, तो बड़े से बड़ा वर्ग बनेगा इस तरीके से, ये बन गया बड़े से बड़ा आपके क्या, वृत्त, ठीक है। तो ये हो गई इसकी साइड, ये इसकी साइड, ये इसकी साइड, ये इसकी साइड, ये ध्यान रखिएगा स्क्वायर है, ठीक है, रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर है ये, ठीक है। अब क्या रिलेशन बन सकता है इनमें वो हम देखें। तो देखिए ये इसका केंद्र हो गया, ये इसकी रेडियस हो गई, ये भी इसी रेडियस है। तो मैं यहां से देख सकता हूं कि जो इसका डायामीटर है, जो कि क्या है 2r, वो बराबर आ रहा है इस स्क्वायर के, इस वर्ग के विकर्ण के डायगोनल। दिख रहा है ना, वर्ग का विकर्ण क्या होगा, यही होगा, इसके बराबर है। तो किसी भी वर्ग का विकर्ण जो होता है, डायगोनल ऑफ एनी स्क्वायर, क्या होता है, a इंटू रूट टू, भुजा इंटू रूट टू, तो a इंटू रूट। तो इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट टू इंटू रूट टू, ये a रूट टू, तो रूट टू से ये रूट टू कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास, r इंटू रूट टू बराबर a। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है जो कि आपके सामने निकल कर आया है। अभी तक 3 रिलेशन आ चुके हैं आपके सामने, 2r इज इक्वल्स टू a, 2r इज इक्वल्स टू b, और यहां पर r रूट टू इज इक्वल्स टू a। कौन किसके लिए, ये आपको देखने पर पता चल, ठीक है।
इसी तरह से लास्ट जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है वृत्त में वर्ग आ गया, वृत्त में आयत के बारे में बात कर लेते हैं। रेक्टेंगल इन सर्कल, ठीक है, बड़े से बड़ा ही बनाया जा रहा है, चारों कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं ये इस तरीके से बनेगा। थोड़ा ढंग से बना लेते हैं इसको। ये लीजिए, ये है इसमें बनने वाला रेक्टेंगल, बड़े से बड़ा जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है यहां तक। अब देखिए, इसको बोल देते हैं हम क्या, ये इसकी लेंथ है एल, ये भी एल ही होगी, ये इसकी ब्रेड्थ है बी, ये भी इसकी चौड़ाई हो गई बी, ठीक है। अब यहां पर हम देख सकते हैं ये हो गया इस वृत्त के लिए केंद्र, सेंटर, और ये हो गई इसकी रेडियस आर, ये भी इसकी रेडियस हो गई कितनी आर, आर और आर ये क्या हो गया 2r, जो कि इसका क्या है यहाँ पर डायामीटर, दिख रहा है आपको डेफिनेटली यहाँ पर डायामीटर है इसका। तो ये जो डायामीटर आ रहा है, ये 2r जो डायामीटर आ रहा है, ये किसके बराबर दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा उसके इक्वल, और रेक्टेंगल का डायगोनल आपको पता है क्या होता है, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आया होगा कि चारों कॉम्बिनेशन जो बनते हैं उनमें जो रिलेशन आते हैं जो कि हमें ध्यान रखने हैं, वो रिलेशन कौन कौन से हैं, उनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा आपके सामने आ रहा है, ठीक है। इनसे क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन आया हमारे पास, और भी अगर किसी भी तरह के क्वेश्चन आए तो हम इनका आंसर कर सकते हैं अगर हमें ये पता है चारों की नॉलेज। चलिए अब हमारा जो क्वेश्चन था उस पर आते हैं। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। तो हम निकाल सकते हैं 28 सेंटीमीटर, ये लीजिए 28 सेंटीमीटर का हमने बना लिया एक स्क्वायर, इसके अंदर खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त, ये लीजिए बड़े से बड़ा वृत्त। अब हमें पता है कि ये इसकी रेडियस, फिर से इसकी रेडियस, तो रेडियस और रेडियस ये हो गया इसका डायामीटर, जो कि इक्वल होगा इसकी साइड के, ये कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, रेडियस ऑफ द सर्कल वो कितना हो गया 14। अब जब रेडियस आ गया आपके पास, तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है आपको पता है, पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर, और आर कितना है 14, तो आप चाहो तो 14 का स्क्वायर भी लिख सकते हो 196, और नहीं तो 14 इंटू 14 लिख लेते हैं। ये कैंसिल हो गया सीधा सीधा 2 टाइम्स, तो ये हो गया 22, और ये हो गया 14 का 2 से 28, 22 और 28 का गुणा करना है, जो कि हम कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 616, 616, जो कि हमारा आंसर होगा। और यूनिट इकाई क्या होगी, ये लिखा हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर, हिंदी में कहें तो वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो 22 और 28 का गुणा आ जाएगा 616। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर चौथा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 5 वर्ग के परिमाप है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर। तो क्या इन पांचों वर्ग के पेरीमीटर्स पता होने पर इनकी साइड्स निकाली जा सकती है क्या? बिल्कुल निकल जाएगी। उस वर्ग का परिमाप पेरीमीटर क्या होगा जिसका क्षेत्रफल उपयुक्त वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। चलिए, तो पहला जो आपका स्क्वायर है उसका पेरीमीटर कितना है, 24 पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, तो यहां से साइड हो गई हाथों हाथ कितनी, ये साइड हो गई इसकी 6 सेंटीमीटर। चलिए A1 बोल देते हैं इसको। फिर दूसरा वाला जो है पेरीमीटर क्या होगा, वही 4 इंटू साइड, साइड को A2 बोला है, वो किसके बराबर है 32, तो यहां से मैं साइड निकाल सकता हूं, बिल्कुल कितना 8 सेंटीमीटर। फिर तीसरा वाला जो आपका स्क्वायर है उसके लिए अगर मैं बात करूं किसकी, पेरीमीटर की, तो 4 इंटू साइड होगा, साइड को A3 बोल दिया, वो किसके बराबर है, पेरीमीटर 40 के इक्वल है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं आपका कितना आ गया 10 सेंटीमीटर क्या साइड। फिर मैं बात करूं 4 इंटू साइड क्या कहलाता है आपका पेरीमीटर, जो कि कितना है यहाँ पर 76 है,
तो यहाँ पर मैं वैल्यू बता सकता हूँ आपको उसकी साइड की। साइड क्या होगी, 4 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। 4 से चला गया ये 1 टाइम्स, फिर कितना रह गया ये 36, तो ये हो गया कितना 19। फिर जो फिफ्थ वाला आपका स्क्वायर है उसके लिए अगर पेरीमीटर की परिमाप की बात करूं तो 4 इंटू भुजा होता है। भुजा A1 A2 A3 A4 A5 चल रहा है जो कि इक्वल किसके 80 के। तो यहां से मैं देख सकता हूं 4 से ये डिवाइड हो गया कितना 20, तो 20 सेंटीमीटर हमारे पास साइड आ गई। ठीक है, अब A1 A2 A3 A4 A5 इनको वर्बली भी हम निकाल सकते थे तो कोई बड़ी बात नहीं थी। ये हमारे पास साइड आ चुकी है, भुजाएं आ चुकी है, पांचों जो आपके स्क्वायर है, जो आपके वर्ग हैं उनकी। अब हमें कह रहा है उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल उपयुक्त वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इन सभी की टोटल कर लें अगर इनका एरिया निकालकर, तो फिर जो आएगा वो एरिया होगा किसका, जो नया स्क्वायर बन रहा है उसका। तो निकालते हैं इनका टोटल। तो देखो, अगर साइड 6 है तो भुजा का स्क्वायर करने पर क्या मिलता है आपको, भुजा का स्क्वायर करने पर, साइड का स्क्वायर करने पर एरिया मिल जाता है। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 19 का स्क्वायर 361, ठीक है, 20 का स्क्वायर 400। तो ये सारे के सारे हमारे पास एरिया आ चुके हैं, जो 5 आपके पास स्क्वायर है उनके क्षेत्रफलों का मान आ चुका है, जो 5 हमारे पास वर्ग हैं उनका। इनको जोड़ा जाए तो एक नया वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इनको जोड़ा जाए तो इनको ऐड कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐड करोगे तो ये तो 400 है, ठीक है, ये हो गया आपके 400 और ये 100 500। फिर ये भी कितना बन गया फिर से आपका 60 30, ये भी 100 हो गया तो ये 600, और ये 600 प्लस 361 करोगे तो ये 961 होगा। तो ये 961 इनकी टोटल आई है, जो कि बराबर है किसके, जो नया आपका स्क्वायर बन रहा है उस नए वाले स्क्वायर के एरिया के। नया वाला जो स्क्वायर बन रहा है उसकी साइड हम मान लेते हैं A6, ठीक है, उसके स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब A6 माने या कुछ भी मान सकते हैं, मैंने मान लिया B। तो भुजा का स्क्वायर साइड का स्क्वायर करेंगे तभी तो हमें एरिया मिलेगा। तो वो एरिया इन सब के टोटल के बराबर है, और इन सब का टोटल आप देख पा रहे हैं कितना है 961। तो इधर से अगर हम बात करें, यहां से हटेगा आपका क्या, स्क्वायर हटेगा। तो स्क्वायर हटेगा तो हमें स्क्वायर रूट की वैल्यू मिलेगी। तो स्क्वायर रूट की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं किसकी वैल्यू हो जाएगी, स्क्वायर हटने पर स्क्वायर रूट होगा तो ये है 31। तो कुल मिलाकर साइड आ गई नए वाले स्क्वायर की कितनी, 31 सेंटीमीटर। लेकिन हमें साइड नहीं पूछा है, उसका पूछा है क्या, पेरीमीटर, जो कि 4 टाइम्स ऑफ साइड होता है। तो 31 का 4 टाइम्स कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो गया 4, 4 का 3 से कितना 12, 124 सेंटीमीटर। मतलब तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्या कह रहा है पांचवा, देखो, एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया गया है। तो बना लेते हैं, सबसे पहले हमने देखा कॉम्बिनेशन, एक वर्ग के अंदर ये है आपका वर्ग, ये लीजिए, इस वर्ग में वृत्त बनाया गया तो ये बना दिया इस वर्ग में हमने वृत्त। चलिए फिर क्या बोल रहा है, 4√3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज उस वृत्त के अंदर बनाया गया। अच्छा, 3 शेप है। सबसे पहले एक वर्ग है, उसके अंदर एक वृत्त है। अब इसके अंदर हमने बनाया है क्या, इक्विलेटर ट्रायंगल। तो ये बना दिया हमने इसके अंदर इक्विलेटर ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर, और हर एक अंतः कोण, ईच एंड एवरी इंटरनल एंगल शुड बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो उसकी हमें साइड दे रखी है कितनी, 4√3, ये 4√3 और ये 4√3, तीनों भुजाएं बराबर है, तभी तो कौन सा ये त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटर ट्रायंगल। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उस वृत्त के अंदर बनाया गया तो उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा, इस वर्ग के विकर्ण डायगोनल ऑफ द स्क्वायर आपको फाइंड आउट करके बताना। तो सबसे पहले तो इस वर्ग में वृत्त है, वृत्त में वो त्रिभुज है, ठीक है, स्क्वायर में सर्कल है, सर्कल में वो आपका ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल और सर्कल के बीच में रिलेशन निकलेगा पहले तो देखिएगा ये समबाहु त्रिभुज है, इस समबाहु त्रिभुज इक्विलेटर ट्राइंगल, चलिए ये आपका त्रिभुज है,
इस त्रिभुज के बाहर ये व्रत है तो इसे हम कहते हैं परिव्रत, सरकम सर्कल। ठीक है, तो इस परिव्रत की जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, वो हम बता सकते हैं कब? जब ये आपका जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज कौन सा है? इक्विलेटर ट्रायंगल है। ठीक है, ये जो अभी चीजें आपको बताने जा रहा हूं, जो अब मैं बताऊंगा, ये हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, ज्यामिति पढ़ेंगे तब, जहां पर हम त्रिभुज अलग से पढ़ेंगे, वृत्त भी पूरा, सर्कल भी पूरा अलग से पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे सर्कल तो हमने पढ़ लिया, अब क्या बाकी रह गया है? अभी हमने सिर्फ और सिर्फ उसकी सरकमफ्रेंस, उसकी डायामीटर, उसका एरिया, और हमने बात की है इन्हीं चीजों के बारे में, जो उसका सर्कुलर सेक्टर है उसके बारे में बात की है। लेकिन जब हम लेंथ ऑफ आर्क इनके बारे में बात की है, लेकिन जब हम ज्योमेट्री ज्यामिति में पढ़ेंगे तब जो सर्कल से रिलेटेड जितनी भी थ्योरम्स है, प्रमेय है, उनके बारे में बात करेंगे। तो उन्हीं प्रमेय में से एक प्रमेय, एक थ्योरम ये जो अभी बताऊंगा मैं आपको, तो अभी ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पूरा इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जब कभी भी त्रिभुज के बाहर कोई व्रत होता है तो उस व्रत को हम कहते हैं क्या? परिव्रत, सरकम सर्कल। और जो इस परिव्रत की रेडियस है, वो त्रिज्या क्या होती है? r बराबर a/√3। कब? जब ये आपका ट्रायंगल जो है, ये त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज हो आपका राइट, आपका कौन सा? इक्विलेटर ट्रायंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज। तो इसकी भुजा क्या है? a। तो a/√3 हम कर लेंगे तो इसकी रेडियस मिल जाएगी। तो यही स्थिति यहां पर हो रही है। तो ये जो व्रत है, मतलब जो सर्कल है, उसकी रेडियस, उसकी त्रिज्या क्या होगी? a/√3, और a कितना है? 4√3 अपॉन √3। तो √3 से तो √3 गया तो कितना आया? ये 4। तो रेडियस आ गई इसकी कितनी? 4। अब जब रेडियस आ गई फिर तो हम आराम से आगे वाला काम कर सकते हैं। ये हो गई रेडियस आपकी कितनी है? ये रेडियस है 4, ये 4 है तो डेफिनेटली ये भी कितना होगा? 4। 4 और 4 कितना हो गया? 8। ये 8 है और ये ही 8 आपका क्या है? इसकी क्या कह सकते हैं हम? इस स्क्वायर की साइड होगी। अब स्क्वायर की साइड आ चुकी है तो उस स्क्वायर का डायगोनल निकालना है, जो कि क्या होता है? साइड इंटू √2। तो 8 इंटू √2 हमारा आंसर हो जाएगा, और 8 इंटू √2 हम देख सकते हैं आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्या कह रहा है छठा सवाल? देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है, दो भिन्न भिन्न लंबाइयों के रेखाखंडों पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर 32 वर्ग सेंटीमीटर है। कहने का मतलब यह है कि एक कोई स्क्वायर है जिसकी साइड हमें पता नहीं है, कुछ भी रही होगी, एक और कोई स्क्वायर है, ठीक है, जो इससे थोड़ा बड़ा रहा होगा, उसकी साइड क्या है हमें पता नहीं। तो अलग अलग साइड हो गई, अलग अलग भुजाएं हो गई इनकी, इन पर बनाए गए स्क्वायर जो है उनका जो एरिया है उसका डिफरेंस कितना है? 32 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा हो। तो मान लेते हैं इसकी साइड क्या है आपके? ये साइड हो गई a, और ये इससे बड़ी हो गई 2, तो ये हो गई a+2। ठीक है, तो अगर साइड a है तो इसके लिए एरिया क्या होगा? a² होगा। और अगर साइड a+2 है तो इसके लिए एरिया क्या होगा? भुजा का वर्ग करते हैं, साइड का स्क्वायर, तो साइड ही a+2 है तो उसका स्क्वायर। अब आपको कह रहा है कि जो डिफरेंस ऑफ द एरिया है वो कितना है? 32 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब इसका एरिया a+2 का स्क्वायर, इसका एरिया a²। तो डिफरेंस दिखती सी बात है ये बड़ा होगा, तो इसमें से इसको माइनस करूं तो 32 आता है। तो करते हैं माइनस, a+2 बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस a² छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल, वो क्वेश्चन में कह रहा है 32 के बराबर। a+b का होल स्क्वायर हो गया, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, ये 32। मैं देख सकता हूं a² माइनस a² प्लस जुड़कर 0 हो गया, इन दोनों में कॉमन आने वाली चीज 4 हो गई, अंदर बच गया 1 प्लस a, वो इक्वल्स टू किसके? 32 के। तो 4 से ये भी कैंसिल हो गया, कितना? 8 टाइम्स। तो a अगर देखूं तो 1 उधर चला जाएगा, तो 8 में से 1 लेस होगा, a की वैल्यू आ गई कितनी? 7। तो जो छोटा वाला आपका यहां पर दिख रहा है क्या?
स्क्वायर उसकी साइड आ चुकी है कितनी 7। तो अगर इसकी साइड 7 है तो इसकी +2 होगी, तो 7 + 2 कितनी हो गई 9। तो आपको पूछा क्या है, आपको पूछ रहा है कि बड़े रेखाखंड की लंबाई क्या होगी, तो 9 आ रही है। तो 9 हम कह सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, दूसरा बिल्कुल सही। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्या कह रहा है, 7वां सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है कि एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है। तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसी तार को एक वृत्त के रूप में सर्कल की फॉर्म में डाल दिया जाए। देखो पहले थोड़ी सी एक छोटी सी चीज समझते हैं, जैसे कि ये वायर है हमारे पास, ए से बी हम कह सकते हैं इस वायर की लंबाई। अभी इस क्वेश्चन के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी कुछ समझ रहे हैं फिर इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ए से बी इस वायर की लंबाई है जो कि मैंने बोल दी कितनी है, फॉर एग्जाम्पल ये लंबाई है कितनी 40 सेंटीमीटर। अब इस वायर को लेकर मैंने बनाया स्क्वायर। इस वायर को लेकर मैंने बनाया है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर बनाया है। तो वायर पहले कितना लंबा था 40 सेंटीमीटर, तो ये पॉइंट ए, इसी ए से बी तक के वायर को मैंने मोड़कर स्क्वायर की शेप दी है, तो बी पॉइंट कौन सा हो गया ये। तो अभी भी इस वायर की लंबाई कितनी है, वही है 40 सेंटीमीटर, लेकिन बस फर्क इतना है कि अब जो इस वायर की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर इस स्क्वायर इस वर्ग के लिए किसके बराबर है, ये हो गई ये साइड ए, ये ए। तो ए से बी तक ये तो 40 सेंटीमीटर है, तो ए से बी तक कितना हो गया, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए मतलब 4a। तो 4a जो है वो किसके बराबर है 40 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर परिमाप हो गया। वैसे ही अगर इसी वायर को लेकर हमने बना दिया क्या रेक्टेंगल, इसी वायर की बात कर रहा हूं जो ए से बी 40 सेंटीमीटर का है, ये हमने बनाया रेक्टेंगल। तो आप देख सकते हो यही वायर था ए, इसको हमने फोल्ड किया एक बार, फिर एक बार और फोल्ड किया, फिर एक बार और फोल्ड किया, तो ये पॉइंट हो गया बी। तो अभी भी इस वायर की लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर ही है, लेकिन ये 40 सेंटीमीटर अब किसके बराबर है, ये 40 सेंटीमीटर इस आयत के इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर परिमाप के बराबर है। और परिमाप क्या होता है इसका, 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी। ठीक है, आप देख सकते हो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी यही तो 40 है, और एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी यही तो पेरीमीटर होता है। अब इसी वायर को लेकर हमने बना दिया फॉर एग्जाम्पल क्या, वृत्त, सर्कल। छोटा बड़ा मत देखिएगा, ये सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट है वो बताना चाह रहा हूं। तो ये यहां से शुरू किया ए, इसको इस तरह से घुमाकर शेप दे दी हमने किसकी, वृत्त। तो बी कहां है, यहीं पर। तो ए से बी की लंबाई कितनी है, वही जो इस तार की लंबाई है, और वो कितनी है 40। और वैसे अगर ए से बी की लंबाई देखो तो इसकी सरकमफ्रेंस हो गई, ठीक है, परिधि हो गई, जो कि कितनी होती है 2 पाई। ठीक है, और यही अगर इसी वायर को लेकर हमने वृत्त की जगह अर्धवृत्त बना दिया, सेमी सर्कल बना दिया इस तरीके से, ये पॉइंट था आपका क्या ए, पहले इसको इस तरीके से सर्क्यूलर पाथ में डाला, फिर सीधा कर दिया, तो ये पॉइंट हो गया बी। तो इसको हमने बनाया अर्धवृत्त सेमी सर्कल। तो अब जो इस तार की लंबाई 40 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर हो गई, इस डायग्राम को देखते हुए ये बराबर हो गई इसकी सरकमफ्रेंस के, और इसकी सरकमफ्रेंस क्या होती है, इसकी सरकमफ्रेंस होती है पाई आर प्लस 2r। तो आपको ये सारे डायग्राम समझ में आ गए होंगे। तो बस इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो क्या है क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन आपको कह रहा है एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल कितना होता है 484 वर्ग सेंटीमीटर। तो कोई तार है, ये रहा, लंबाई हमें पता नहीं है, नाम दे देते हैं इस तार को पी क्यू। तो इसको फोल्ड किया और हमने शेप बना दी क्या, स्क्वायर की, तो ये पी से क्यू हो गया। तो जो एरिया इसने कवर किया है वो है 484, और एरिया कवर किया है, क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा है, किसके क्षेत्रफल के बारे में, वर्ग स्क्वायर के क्षेत्रफल के बारे में, जो कि होता है भुजा का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर कितना 484, तो ए कितना आ गया आपके 22 सेंटीमीटर, मतलब इसकी साइड आ गई आपके पास 22 सेंटीमीटर। तो क्या इस लेंथ ऑफ वायर के बारे में तार की लंबाई नहीं बता सकते हम, बिल्कुल बता सकते हैं। क्या होगी, पी से क्यू तक की लंबाई
4a होगी इसके परिमाप के बराबर, तो ये हो गई 4a, 4 इंटू ए कितना है 22, तो ये हो गया आपके 88 सेंटीमीटर इस तार की लंबाई। ठीक है, चलिए तार की लंबाई के बाद में अब आगे क्या कह रहा है आपको, तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए। तो अगर इसी तार को P से Q जिसकी लंबाई निकाल ली 88 सेंटीमीटर, इसको हमने बना दिया एक वृत्त में, तो अभी भी ये लंबा तो उतना ही है, कितना 88, लेकिन अब ये जो लंबाई है ये इस वृत्त की परिधि सरकमफ्रेंस के बराबर होगी, क्योंकि ये P पॉइंट यहां से फिर इसको घुमाकर पूरा बनाया, तो ये Q पॉइंट यहां पर, तो P से Q की लंबाई कितनी 88, तो ये इसकी सरकमफ्रेंस परिधि के बराबर है। और परिधि क्या होती है 2 पाई, पाई मतलब 22/7 इंटू हम क्या करते हैं 2 पाई r, वो बराबर किसके आपके 88 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो 2 इंटू 22 कितना हो गया ये 44, 44 से 88 गया 2 टाइम्स, तो रेडियस कितनी हो गई 7 इंटू 2 मतलब 14, तो ये रेडियस आ चुकी है कितनी 14 सेंटीमीटर। लेकिन हमें रेडियस नहीं पूछी है, हमें पूछ रहा है एरिया जो कि इस वृत्त का है, सर्कल का है, जो कि हमें पता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है 14, उसका स्क्वायर, तो 7 से 14 गया 2 बार 22, 14 का 2 से 28, 22 और 28 का गुणा करोगे 616 आएगा, तो हम कह सकते हैं चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्या कह रहा है 8वां सवाल, देखिए ऐसा ही कुछ है जो हमने अभी अभी पढ़ा है। आपको कह रहा है एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया जिसका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। चलिए अभी जो वायर है वो किस शेप में है आपके पास, वो है आपके वर्ग के रूप, ये वायर है, P से लेकर Q लंबाई हमें पता नहीं, लेकिन इसको मोड़कर हमने बना दिया स्क्वायर, तो ये लीजिए P से Q स्क्वायर है, मतलब इसकी साइड हो गई A, और उस स्क्वायर का एरिया हमें पता है 81, एरिया होता है ए स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर जो कि 81 है, तो साइड आ गई इसकी 9 सेंटीमीटर। अब जब साइड आ गई तो ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है और ये भी 9 है, तो इस लेंथ के बारे में बात करूं वायर की, तो 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 मतलब 4 टाइम्स ऑफ 9 मतलब 4 टाइम्स ऑफ साइड, और 4 टाइम्स ऑफ साइड मतलब इसका पेरीमीटर हो गया, तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया 4 इंटू 9, 9 चौक 36, यही हमारे इस तार की लंबाई होगी। चलिए अब इसी तार को यूज करके हमने क्या बनाया है, अर्धवृत्त बनाया है, सेमी सर्कल बनाया, तो बनाते हैं सेमी सर्कल। ये लीजिए बन गया सेमी सर्कल। ठीक है, वायर यही है, पी से स्टार्ट हुआ ये इधर, फिर ये पूरा वायर यहां खत्म हुआ, तो पी से क्यू, ये हो गया ओ, ये इसकी रेडियस है। तो ये जो अब आपके तार की लंबाई है 36 सेंटीमीटर, ये इसकी किसके बराबर होगी, हमने समझा था अभी अभी, इसकी सरकमफ्रेंस परिधि के बराबर। तो इसकी परिधि क्या होती है, इसकी परिधि होती है आपके पाई आर प्लस 2r, जो कि बराबर हो गई किसके, तार की लंबाई 36। ठीक है, यहां तक आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आर की, निकाल लेते हैं, आर कॉमन ले लेते हैं, पाई को लिख लेंगे 22/7, और ये कितना है 2 और ये कितना है 36। चलिए सॉल्व करना आगे करते हैं, एलसीएम लिया हमने 7, 7 का 2 से करेंगे कितना 14, तो 14 और 22 को जोड़ लेते हैं, तो 22 और 4 हो गया 26, और 10 कितना 36, ये कैंसिल, तो रेडियस आ गई 7। क्या केवल रेडियस ही पूछा है क्या, बिल्कुल, तो 7 होगी, और 7 हम देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा आपका, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। बात करते हैं नेक्स्ट 9 के बारे में। देखिए क्या कह रहा है 9 नंबर, 4 डेसीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स द्वारा किसी 8 मीटर लंबे इकाइयों का, यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, 4 डेसीमीटर, ठीक है, 4 डेसीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स द्वारा किसी 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े फर्श को बनाने में कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। देखिए
आपको एक फर्श बनानी है जो कि 8 मीटर लंबी है और 6 मीटर चौड़ी है। तो 8 मीटर लंबी और 6 मीटर चौड़ी। तो ये तो पता चल गया जिस फर्श के बारे में ये बात कर रहा है, ये जो फर्श है, ये फर्श आपके रेक्टेंगुलर शेप में है, आयताकार है। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में आयताकार है आपके पास। आपको कह रहा है कि इसके अंदर 4 डेसीमीटर भुजा वाली वर्गाकार, वर्गाकार मतलब स्क्वायर शेप वाली आपको टाइल्स लगानी है, और उस हर एक स्क्वायर शेप वाली टाइल की साइड भुजा हमें पता है कितनी है, 4 डेसीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये आई होगी एक 4 डेसीमीटर की, ये आई होगी दूसरी 4 डेसीमीटर की, ये आई होगी तीसरी 4 डेसीमीटर की, ये चौथी, ये पांचवी, इस तरीके से और भी बहुत सारी आएगी। तो कुल मिलाकर कितनी आएगी वो हमें बताना। तो इसका मतलब मैं ये देख सकता हूं जो इस फर्श का एरिया है वही एरिया होगा किसका, जो आने वाली जितनी भी टाइल्स है उन सभी का। तो इस फर्श का एरिया क्या होगा, तो इस फर्श का एरिया होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 8 इंटू 6 48 मीटर स्क्वायर जो है, वर्ग मीटर जो है वो इसका क्षेत्रफल होगा। अब ये क्षेत्रफल बराबर होगा जो इसमें लगने वाली जितनी भी टाइल्स है उन सभी के टोटल एरिया के बराबर। तो मैं देख सकता हूं टाइल्स का जो आपको यूनिट दे रखा वो डेसीमीटर में है और ये जो है मीटर में है। तो मीटर है तो इसको डेसीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होगा, 1 मीटर बराबर हो गया आपके 10 डेसीमीटर। ठीक है, तो 48 मीटर स्क्वायर है, तो इस मीटर स्क्वायर को डेसीमीटर स्क्वायर में बदलूंगा तो 48 का 100 से गुणा हो जाएगा तो 4800 हो जाएगा। अब ये जो क्षेत्रफल है ये बराबर है किसके, ये क्षेत्रफल बराबर है किसके, मीटर स्क्वायर था इसलिए 10 इंटू 10 100 हुआ है। ठीक है, तो 4800 जो डेसीमीटर स्क्वायर आया है ये बराबर है जो लगने वाली टाइल्स है उन सभी टाइल्स के टोटल एरिया के बराबर। तो टाइल जो है 4 डेसीमीटर भुजा वाली है और स्क्वायर शेप में है, तो स्क्वायर शेप के लिए हमें पता है साइड क्या होती है, साइड मतलब उसका एरिया जो है, उसका क्षेत्रफल जो है क्या होता है, साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी है 4 डेसीमीटर, तो यूनिट तो सेम हो गई, तो कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर, ये तो एक टाइल का क्षेत्रफल है। ऐसी कितनी टाइल्स होगी वही हमें निकालना है। तो माना ऐसी कितनी टाइल्स है, ऐसी टाइल्स है आपके पास n, एक टाइल का एरिया इतना है तो n टाइल का एरिया ही बराबर है जिस पर ये टाइल्स लगनी है उसके, और लगनी किस पर है, इस रेक्टेंगुलर फर्श पर लगनी है, इस आयताकार फर्श पर लगनी है जिसका क्षेत्रफल ये था, ये मीटर में था तो इसको डेसीमीटर में बदल लिया। क्यों, क्योंकि ये जो आपकी टाइल है उसका जो यूनिट है वो किस में है, डेसीमीटर। अगर इसको आप डेसीमीटर में नहीं बदलते तो डेसीमीटर को मीटर में बदलना पड़ता, एक ही बात है। बस आगे हमारा आंसर। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी थी, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 से ये गया 3 बार 3 और ये 100 कितना 300, तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ गई आपके पास 300, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके परसेंटेज में भी आते हैं। क्या कह रहा है, यदि वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि की जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। 40%, 40% का मतलब आपको पता है कितना होता है, 40% का मतलब होता है 2/5। इसका मतलब ये हुआ कि पहले उसकी साइड क्या थी 5 थी, तो उसका एरिया क्या हो गया 5 का स्क्वायर, मतलब कितना 25। फिर क्या हुआ 40% बढ़ा दिया तो 5 का 40% कितना 2, तो 5 पर 2 बढ़ा दिया तो इसका मतलब अब उसकी साइड कितनी हो गई 7, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो गया 7 का स्क्वायर, एरिया हो गया 7 का स्क्वायर, जो कि कितना हो गया 49। अब आपको यही पूछ रहा है कि एरिया कितना बढ़ा, तो 25 से 49 हुआ है तो एरिया तो इंक्रीज हुआ ही है। कितना इंक्रीज हुआ है देख लो, 25 से 49 है तो ये इंक्रीज हुआ है 24, चॉइस बढ़ा है, किस पर बढ़ा है 25 पर, और प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर ले। 25 से 100 गया 4 बार, चॉइस का 4 से हम कर लेते हैं गुणा, जो कि कितना हो गया 96। तो इसका मतलब 96% हमारा आंसर होगा, जो कि हम देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा आपका चौथा बिल्कुल सही। ठीक है,
चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? देखिए, किसी वर्ग की भुजा को 2 गुना किया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? वर्ग की भुजा फॉर एग्जाम्पल पहले 1 यूनिट रही हो तो उसका एरिया क्या होगा? 1 का स्क्वायर होगा, मतलब कितना? 1 होगा। फिर दुगुना कर दिया तो 1 से दुगुना करना मतलब 2 कर दिया, भुजा मतलब साइड को, तो उसका एरिया क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना? 4। तो आप देख सकते हो पहले क्या था? 1 था इकाई के तौर पर, अब कितना एरिया? 4 है इकाई के तौर पर, तो 1 से 4 मतलब इंक्रीज हुआ है कितना? 3। किस पर इंक्रीज हुआ है? 1 पर। प्रतिशत के लिए गुणा में 100। तो आपको पूछ क्या रहा है वो जरा हम देखते हैं। आपको पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करो, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना आ गया? 300% का। इसका मतलब 3 गुना पहले से बढ़ चुका है। और हो कितना गया? देखिए, दो चीजें पूछता है, एक तो पूछता है कितना हो गया, तो हो तो 4 गुना गया है, और बढ़ कितना गया? तो 1 से 4 तो बढ़ा कितना? 3 गुना, और परसेंटेज में पूछा है तो 300%। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12? देखिए, 35 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर एक वृत्त खींचा जाता है। चलिए बना लेते हैं। एक वर्ग है आपके पास, स्क्वायर, उस स्क्वायर के अंदर, और उस स्क्वायर की साइड है आपके पास 35 सेंटीमीटर, उसके साइड है आपके पास 35 सेंटीमीटर। इसके अंदर एक वृत्त खींचा जाता है। ये लीजिए, इसके अंदर एक वृत्त बना दिया। देखिए, ये वृत्त शेप तो नहीं है, ठीक है, पर आप मानकर चलिएगा कि ये सर्कल ही है, वृत्त ही है, एग्जैक्ट तो नहीं है। ठीक है, चलिए, एग्जैक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि बन नहीं रहा है इस बोर्ड पर, उस वजह से। बाकी तो जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही चल रहे हैं। 35 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर एक वृत्त खींचा जाता है, तो वर्ग में बची हुई जगह का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए, यह है आपका केंद्र O, ये इसकी रेडियस है R, ये भी इसकी रेडियस है R, R और R 2R, जो कि मैं देख सकता हूं इसका डायामीटर है, और जो कि यहां पर मैं देख सकता हूं इसकी साइड के बराबर है। तो ये साइड कितनी है आपके पास? 35। तो क्या मैं यहां से रेडियस बता सकता हूं? बिल्कुल बता सकता हूं, 17.5 सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर है, ये लीजिए। तो अब आपको पूछ क्या रहा है? आपको पूछ रहा है बचे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो बचा हुआ भाग कौन सा दिख रहा है? देखिए जरा, बचा हुआ भाग है ये वाला, ये। इधर बात करें तो ये वाला, ठीक है, इधर बात करें तो ये वाला। अब ऐसी कोई आकृति तो हमने पढ़ी नहीं है जिसके बारे में हम ये आंसर निकाल सकें। तो कैसे निकलेगा? सिंपल सा तरीका है, इस पूरे स्क्वायर का जो एरिया है, क्षेत्रफल है वर्ग का, उसमें से माइनस कर दीजिए ये जो वृत्त है, ये जो सर्कल है, इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया। तो ये जो बचा हुआ भाग है जिसके बारे में ये पूछ रहा है, ये वाला भाग निकलकर सामने आ जाएगा, इसका एरिया निकलकर आ जाएगा, और यही आपको पूछा है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको कैसे होगा, देखते हैं। चलिए, तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए उसकी साइड पता होनी चाहिए, पता है। सर्कल का एरिया निकालने के लिए उसकी रेडियस पता होनी चाहिए, पता है। तो बस इसके एरिया में से इसका एरिया घटा दो, तो बचा हुआ भाग जो पूछा है वो आ जाएगा। तो करते हैं कैलकुलेशन इसकी जो भी बनती है। देखिए, थर्टी फाइव का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द स्क्वायर, माइनस कर लेते हैं एरिया ऑफ द सर्कल, क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7, आर आर कितना है? 17.5, स्क्वायर तो मल्टीप्लाई 17.5। ठीक है, बस आंसर आ जाएगा अभी। 35 है, 35 का स्क्वायर क्या होगा? 5 का 25, 3 के बाद 4, 3 और 4 कितना? 12, 1225, माइनस, इसको सॉल्व करना है, ये और ये दोनों पॉइंट हटेंगे, तो नीचे क्या बनेगा? 100, क्योंकि पॉइंट के बाद एक और पॉइंट के बाद एक, दो हो गए, दो डिजिट है तो दो जीरो लग गए। कैंसिल होने के लिए क्या है, कर लेते हैं। 25 से जा रहा है 4 बार, 25 से जा रहा है 7 बार, 7 से ये 7, ठीक है।
कैंसिल होने के लिए, और ये गया 2 और ये गया 11, किससे? डेफिनेटली ये गया आपके 2 से। अब 175 का 11 से मल्टीप्लीकेशन करना है और डिवाइडेड बाई 2 करना है और 1225 में से माइनस करना है, ठीक है। 175 इसका मल्टीप्लीकेशन करना आपको किससे? 11 से। कैसे होता है तरीका? अगर इसके लिए बात करें तो पीछे वाला 5 लेते हैं, 5 और 7 कितना? 12, फिर एक 7 और 1 8 और एक वो 9, और ये आगे वाला एक कितना आया? 1925, ठीक है। अगर 175 का आप 11 से मल्टीप्लीकेशन कराओगे ऐसे लिखकर तो भी यही आने वाला है। हमने वो सीधा सीधा एक ट्रिक होती है 11 से मल्टीप्लीकेशन की, वो ट्रिक लगाकर हमने इसको कर लिया, देख लीजिए सेम आ रहा, ठीक है। चलिए, तो 1925 आया हमारे पास ये मल्टीप्लीकेशन। 1925 को डिवाइड करना है किससे? 2 से। तो 1925 को हम डिवाइड कर लेते हैं 2 से, 20 नहीं सॉरी 25। कितना हो जाएगा? ये चला गया 9 18, फिर ये कितना? 6, और ये फिर कितना? 2, और ये कितना? 0.5, 962.5 आ जाएगा। तो ये आ गया, बस आंसर आ गया आपका। 1225 में से ये कितना है? 962.5 है, ये आपको कम करना है। तो 62.5 है तो 7.5, तो 962.5, ठीक है, 2.5 ही बनेगा। तो ये हो गया इधर 2.5, इसमें से आप इसको लेस कर लोगे तो ये हो गया 962.5। तो 2.5 से देखें तो ये बनेगा 70, फिर ये 30, तो 32, और ये आप ऊपर का लोगे यहाँ पर कितना है? ये 25, तो ये 5 और 2 7, ठीक है। कितना आएगा ये? चलिए कम कर लेते हैं, 1225 में से इसको कम करना है 962.5 को, तो कितना बन जाएगा? 62.5 लूंगा तो ये हो जाएगा आपके 125 इधर, और ये इधर बन जाएगा आपके पास 1000 होने पर कितना? 200 कम पड़ रहा है, तो 262.5। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्या कह रहा है 13 नंबर? देखो, किसी वृत्त के अंदर बने वर्ग की भुजा a√2 इकाई है तो वृत्त की परिधि क्या होगी? बता सकते हैं आराम से। किसी वृत्त के अंदर, ये लीजिए वृत्त सर्कल, इसके अंदर बने वर्ग, ये बना दिया इसके अंदर बनने वाला वर्ग, ठीक है। ये हो गया इसकी साइड ए और ये ए, ये इसका विकर्ण हो गया, डायगोनल हो गया कितना? a√2, जो कि हमें पता है किसके बराबर है? ये इसके बराबर है आपके डायामीटर, तो ये बराबर हो गया 2r। अब जैसा कि आपको पता है ये 2 को √2 इंटू √2 लिखूंगा तो ये √2 कट जाएगा, तो ये a बराबर √2 इंटू आर आ गया। ये सब कुछ मैं बता चुका हूं आपको। अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं। किसी वृत्त के अंदर बने वर्ग की भुजा आपको पता है a√2 है, तो इस a का मान आपको पता है कितना है? a√, तो इस a का मान ही a√2 है। 10 5 15 20 25 सेंटीमीटर कुछ नहीं, a का मान ही a√2 है, तो रख लो a का मान a√2। ये लीजिए रख लिया हमने। तो आपको क्या पूछ रहा है? उस वृत्त की परिधि सरकमफ्रेंस क्या होगी? तो किसी भी वृत्त की परिधि अगर आपको निकालनी है, सरकमफ्रेंस निकालनी है, तो परिधि क्या होती है? 2πr। आर मतलब रेडियस लेकर आ जाओ, आंसर आ जाएगा। तो रेडियस ले आते हैं यहां से, √2 से √2 गया तो मैं रेडियस देख सकता हूं किसके बराबर है? a के बराबर। तो a क्या उस स्क्वायर की साइड है क्या? नहीं, उस स्क्वायर की साइड नहीं है। उस स्क्वायर की साइड की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? a√2। a माना जरूर हमने है, फिर a की वैल्यू ही a√2 दे दी, तो a√2 a की वैल्यू थी तो रख दी a की वैल्यू a√2, जो कि √2 इंटू आर के बराबर होता है। √2 से √2 गया तो a और r बराबर आ गया। a ये आपको दे रखा है कितना है? √2, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब आपको परिधि निकालनी है, तो परिधि क्या होगी? 2πr। तो 2πr, r मतलब कितना? a, तो आंसर आ गया 2πa, जो कि मैं देख सकता हूं पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14? देखो,
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि दी गई आकृति में पी क्यू आर एस 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। दिख रहा आपको सामने, बड़ा कर लेते हैं यहीं पर। पी क्यू आर एस आपको एक वर्ग दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, तो ये लीजिए पी से क्यू 8 है, क्यू से आर भी 8 है, आर से एस भी 8 है, और एस से पी भी कितना है, 8 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना तो फिर से नहीं बनाते हम। फिर आपको कह रहा है कि पी क्यू ओ 60 डिग्री है, पी क्यू ओ ये कितना है, 60 डिग्री है। चलिए ठीक है, ये 60 डिग्री आपको दे रखा है। त्रिभुज पी ओ क्यू का क्षेत्रफल क्या होगा सेंटीमीटर में? त्रिभुज पी ओ क्यू का, त्रिभुज पी ओ क्यू का, इसके बारे में बात कर रहा है आपके। पी ओ क्यू, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पूछ रहा है क्या होगा। तो वो आपको दे रखा है कितना है, 60 डिग्री है। मैं देख सकता हूं पी से आर जो है वो आपका विकर्ण है, इस स्क्वायर का डायगोनल है, इस वर्ग का विकर्ण है। तो जो वर्ग का विकर्ण है इसके अंतः कोण को बराबर दो भागों में बांट देगा, टोटल होता है 90 डिग्री। तो ये हो गया कितना, 45 डिग्री। तो जब ये 45 हो गया, ये 60 दे रखा है, तो ये तीसरा वाला एंगल भी हम देख सकते हैं कितना होगा, क्योंकि टोटल कितना होगा इस ट्राइंगल पी ओ क्यू में 180। 180 में से 45 और 60 हो गया तो कितना हो गया, 105 हो गया। तो 180 में से 105 गया तो बचा हुआ ये कितना आ गया, 75 डिग्री। तो इस त्रिभुज के पी ओ क्यू के तीनों कोण आ चुके हैं, कोण तीनों आ चुके हैं, लेकिन हमें क्या निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो किसी भी ट्राइंगल का अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले तो या तो वो निकलता है हीरो वाले फॉर्मूले से, उस हीरो वाले फॉर्मूले में आपको उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम लगा लेते हैं रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां एस हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, और ए बी सी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो जाती है। या फिर आपको पता होना चाहिए लंब और आधार, परपेंडिकुलर और बेस वैल्यू, ताकि हम लगा लेते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो ना तो यहाँ पर त्रिभुज की तीनों भुजाएं मतलब P से O से Q और Q से P, एक भुजा पता है जो कि है P से Q, जो कि कितनी है 8, बाकी और कोई भी नहीं पता है। तो अगर आपको तीनों भुजाएं भी नहीं पता है और आपको लंब और आधार भी नहीं पता है, तो फिर हम लगाएंगे जो साइन ट्रिग्नोमेट्री से करते हैं उससे। और वो क्या कहता है आपको देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, साइन रूल आपको कहता है कि जो आप एंगल ले रहे हो उसके सामने वाली भुजा का रेशियो क्या होता है, जो आप साइन का दूसरा एंगल लेते हो उसके सामने वाली भुजा के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो हम यहां पर देख लेते हैं किस तरीके से होगा, देखिएगा। ये हो जाएगा आपके साइन 70 कितना 5 डिग्री अपॉन इसके सामने क्या है पी क्यू, बराबर साइन 60 डिग्री अपॉन इसके सामने कौन सी भुजा है, पीओ। 60 डिग्री के सामने भुजा कौन सी, आपकी पीओ। तो यहां से हम बात कर लेते हैं। अब देखिएगा साइन 75 का मान तो हमें पता नहीं है, लेकिन साइन 75 को मैं लिख सकता हूं कितना, 30 प्लस 45, 75 ही हो रहा है फिर से। तो इसका मतलब साइन ए प्लस बी बन रहा है, और साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो वैल्यू सारी पता है। साइन 30 डिग्री का मान आपको पता है कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 30 का कॉस 30 का मान होता है √3/2, और साइन 45 का मान होता है 1/√2। 1/√2 दोनों में कॉमन आ रहा है तो बाहर ले लो 1/√2 को, अंदर क्या रह गया 1/2 प्लस √3/2। तो 1/2 प्लस √3/2, तो ये हो गया 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2। ये कुल मिलाकर साइन 75 डिग्री की वैल्यू हमारे सामने आई। अब हमें वैल्यू निकालनी है इस ट्राइंगल के लिए, तो इस ट्राइंगल के लिए वैल्यू हमें निकालनी है, तो पी क्यू और हमें वैल्यू चाहिए होगी पी ओ की, ठीक है। तो पी क्यू और पी ओ की वैल्यू चाहिए, तो निकाल लेंगे पी क्यू और पी ओ की वैल्यू। कैसे निकलेगी देखिए,
साइन 45 आ रखा आपके पास, सॉरी साइन 75 आ रखा आपके पास 1/√2 1 + √3 अपॉन 2। पी क्यू नहीं पता है, लेकिन पी ओ तो पता है, साफ साफ दिख रहा है, सॉरी पी क्यू तो हमें पता है कितना है 8 डिग्री, ये तो 8 है, साफ साफ दिख रहा है। पी ओ नहीं पता है, वो हम निकालना चाह रहे हैं। और साइन 60 का मान होता है कितना, साइन 60 का मान होता है √3/2। चलिए निकालते हैं यहां से। तो मैं देख सकता हूं 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, फिर पी ओ निकालना आपको, अभी देखते हैं। ये उधर जाएगा पी ओ, ये हो गया 8√3, फिर 1 + √3 है, तो 1 + √3 है, नीचे जाएगा, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर पीओ आ गया, फिर पीओ का मान निकाल रहे हैं तो ये नीचे जाएगा, तो √2 कहां चला गया, ऊपर। ठीक है, और ये आ गया 1 + √3 नीचे, तो यहां से पी ओ बराबर आ गया आपके पास कितना, 8√2 × √3 √6 हो गया, 8 × √6 अपॉन 1 + √3, ये एक भुजा आई है इसकी। अब हमें निकालना है इस ट्राइंगल का वैल्यू, तो ट्राइंगल की वैल्यू होगी हमारे पास 1/2 पी क्यू इंटू पी ओ साइन 45 डिग्री। तो एरिया होगा इसका क्या, 1/2। ये याद रखना आपको, जैसा कि मैंने कहा था कि जब हम ज्योमेट्री ज्यामिति पढ़ेंगे तब इन सर्कल और इन ट्राइंगल, इन सब की जो भी थ्योरम्स होती है उनके बारे में बात करेंगे, तो वही थ्योरम कुछ अप्लाई की जा रही है। ठीक है, तो 1/2 पी क्यू कितना 8, पीओ कितना ये पड़ा 8√6 अपॉन 1 + √3 इंटू साइन 45 45 डिग्री, और साइन 45 का मान होता है 1/√2। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, जो जो वैल्यूज मिल रही है उसके हिसाब से। तो देखिएगा 2 से ये जा सकता है 4 टाइम्स, ठीक है, और कुछ √2 है तो 2 से ये जा सकता है कितना 3 टाइम्स। ठीक है, और कुछ अगर हम देखें यहाँ पर जाने के लिए हो तो जाने के लिए यहाँ पर और तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर बात करें 8 और 4 का गुणा, 8 चौक 32 √3, नीचे कितना रह गया आपके पास 1 + √3, या फिर यूं कह सकते हैं क्या √3 + 1, एक ही बात है, तो ये हो गया √3 + 1। क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है कि आपको, नहीं दिख रहा है, तो अब इसको आगे हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। और वो सॉल्व कैसे होगा, देखो सॉल्व इस तरीके से होगा कि √3 + 1 है तो √3 - 1 से इसका गुणा और भाग करा लेते हैं, जैसे परिमेयकरण, जो √3 + 1 के कॉन्जुगेट है उनसे हम इसका मल्टीप्लीकेशन करवा लेते हैं। तो करवा लिया हमने, तो नीचे तो a + b, a - b, तो a² - b², तो √3² मतलब 3 - 1², तो 3 - 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 इस 32 को कैंसिल कर देगा कितना 16 टाइम्स, तो ये हो गया 16, और ये √3 अंदर डाल देते हैं इस √3 - 1 के साथ, तो √3 अंदर जाएगा, तो √3 का √3 से गुणा कितना 3, और √3 का 1 से गुणा कितना √3, तो 16 ब्रैकेट में 3 - √3, ये आपका आंसर आ रहा है, जो कि मैं देख सकता हूं ऑप्शन है हमारे पास, और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। जैसा कि मैंने कहा, ये जो कॉन्सेप्ट आया है साइन वाला, ये हमारा ज्योमेट्री जो है वहां से आया है, तो अभी आपको थोड़ा इसमें दिक्कत आ रही होगी, नहीं समझ में आया होगा ये क्या किया है, ये कहां से फॉर्मूला आया है। तो जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो ट्राइंगल की जो प्रमेय, जो थ्योरम्स पढ़ेंगे, तब इन चीजों के बारे में ज्यादा डिटेल में हम देखेंगे। और ये कैसे 75 को 30 + 45, ये हम ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति में पढ़कर आ चुके हैं। साइन a + b, साइन a + b का फॉर्मूला होता है साइन a cos b + cos a sin b। वैल्यूज रखी, यहां से हमने पीओ निकाला, क्योंकि एरिया जो है 1/2, जो आप दो एंगल ले रहे हो उनके सामने वाली भुजाएं, और जो तीसरा एंगल नहीं लिया है आपने, उसकी साइन की वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन करवाने पर एरिया निकल जाता। आप 45 और 75 लेते तो फिर साइन 60 यहां लिखते। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर, जो कि हमारे पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।